नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति, आज की स्थिति को देखते हुए समझते हुए मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा और उस विपक्ष से भी अपील करूंगा कि आप अभी तक सत्ता की मंशा को ही नहीं समझ पाए। आप इनके ट्रैप में फंसते जा रहे हो। इनकी जो योजना होती है कि आनन फानन में किसी भी बात को थोप देना, अपनी कैबिनेट को भी ना बताना, इसके पीछे का उद्देश्य ये होता है कि जो मंशा है, अगर विरोध नहीं हुआ तो वो आसानी से लागू हो जाए। अगर विरोध हो जाता है तो जो उस व्यवस्था से प्रभावित हैं वे उस दबाव के तनाव से अराजक भावना ले आएं और उस अराजक भावनाओं में अपने ही लोगों को घुसा करके व्यवस्था में हिंसक वातावरण बना करके हाशिए पर ला करके देश में ऐसा दिखाया जाए कि ये लोग देशद्रोही हैं, धर्मद्रोही हैं, देश के विकास के बाधक हैं। तो उसमें करीब करीब ये अभी तक सफल हो रहे हैं और विपक्ष या तो ट्रैप में फंस रहा है या उसकी कोई कमजोरी है। तो मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा, ये राष्ट्र की संपत्ति है, इसे ना फूकें। हमारे और आपके खून पसीने का ये धरोहर है। और जो सरकार आज ये बात करे, विरोध हुआ तो कोरोना काल का टाइम पीरियड इसमें इनबिल्ड कर दिया, 21 से 23 कर दिया। 75% लोगों के बाहर आने के बाद उनका क्या होगा, उस पर हुआ तो कहने समावेश करने का प्रयास या वादा करते हैं। अगर सच में निष्ठा थी तो इन्हें ये ड्राफ्टिंग पहले क्यों ना दी कि भाई हम इनको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इनको इन विभाग में आरक्षण देंगे। योजना अगर देखा जाए तो सही है। जो बच्चे आर्थिक रूप से या दिशा ना मिलने के कारण कमज़ोर हैं, उनको कम उम्र में सेना में जाने का अवसर भी मिलेगा, साथ में वो ट्रेनिंग भी करेंगे और साथ में उनको कुछ ऐसा स्टाइफंड सा भी मिलेगा। और उसके बाद जो वो 4 साल की सेवा दे करके आएंगे, जो वो कुछ पैसा लेकर के आएंगे और उनको ये भी भविष्य सुरक्षित होगा कि हमें फला फला विभाग में जिसमें उनकी रुचि होगी या कारोबार करने में जिसमें उन्होंने अपना डिप्लोमा सेना ने दिया होगा, उसमें वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ये भावनाएं अगर इन सरकार बताती तो मैं समझता हूँ अच्छी बात थी। लेकिन अब किस तरह से प्रमोट करके ये नई नई बात बता रहे हैं कि मुसलमानों को नियंत्रित करने के लिए देश का हर हिंदू प्रशिक्षित हो जाएगा और दंगों में जब ऐसे ये करके उपद्रव करते हैं और वहाँ ये प्रशिक्षित सैनिक होंगे तो वे इसको कंट्रोल करेंगे। अरे मूर्खो, जो सशस्त्र सेना है, पुलिस है, उस पे ये काबू में नहीं आते जब विद्रोह होता है या अराजकता फैलती है। अगर इतना ही इनमें यही उदाहरण आपको देना था, कश्मीर में क्यों हिंदुओं को जो सरकारी एम्प्लॉय सरकार ने वादा करा था कि हम आपको सुरक्षा देंगे, वो मरने लग रहे। वहाँ पर जो अभी तक जो 15 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं सिपाही, उनको वहाँ विशेष हथियार देकर विशेष प्रशिक्षण देकर के सेवा में, सरकारी राज्य स्तर की सेवाओं में वहाँ क्यों नहीं बसा दिया गया होता। अगर यही आप तर्क रख रहे हैं तो ये कहना तर्कसंगत नहीं है। तो और दूसरा, मैं अभी कहीं बैठा था और पढ़े लिखे लोग थे और जो सरकारी सर्विस के उस सेवा निवृत्त लोग थे, कह रहे जी पेंशन से सरकार का बोझ बढ़ रहा था और वो गड़बड़ हो रहा है और हम मेरे फादर भी अब जीवन आयु बढ़ गई है व्यक्ति की अच्छा खान पान से, पहले जल्दी मर जाते थे, सरकार पर बोझ नहीं पड़ा। ऐसे बेहूदी बात कर रहे हैं। तो मैं खैर वहाँ इस बारे में तो चुप रहा, लेकिन मैं अब अपनी बात बता दूँ। ये आप विचार करें कि जिनके माँ बाप सरकारी सेवा से, कर्मचारी से, अधिकारी से रिटायर्ड हैं, उनके बच्चे कामयाब हैं, तो ऐसे लोगों से सरकार की अगर निष्ठा थी तो ये कहते कि बस सरकार सेना का पेंशन उठाने में असक्षम है, बोझ पड़ रहा है, और जो देश के अच्छे नागरिक हैं, देश के अच्छे नेता हैं, वे अपनी जिनके परिवार के बच्चे या कारोबार उनका पहले से या उन्होंने स्थापित कर लिया, बच्चे अच्छे अफसर सर्विस में हैं, तो वे नागरिक जो पेंशन ले रहे हैं वे पेंशन लेना बंद कर दें। तब पता चलता राष्ट्रीयता और नागरिकता का जो बयान देते हैं
कि ये राष्ट्रवाद नहीं है ना और ये धर्मवाद नहीं है, ये बोझ पड़ रहा है, क्यों पेंशन दी जाए। तो सबसे पहले इस देश के कम से कम जो कई करोड़ रिटायर्ड लोग हैं, और वे मैं समझता हूँ सब उनके बच्चे सेट हो चुके हैं, पोते भी सेट हो चुके हैं, उन्होंने कभी पहल की है? सक्षम लोग हो, धर्म के भी कहते हो कि हम हिंदू धर्म के लोग हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, और सरकार के मुखिया ने कभी अपील की है, जैसे सब्सिडी छोड़ने के लिए अपील की थी, ऐसे इनसे अपील करते और स्पष्ट बोलते कि देश के पास इतना पैसा नहीं है कि पेंशन दे सकता हो। दूसरी ये कहते हैं कि हाई तकनीक कि मैं अब इतने आदमियों की जरूरत नहीं है। तो भैया जैसे पशु जानवर बीमारी आ जाती है और वो घातक होने लगते, ऐसे इन्हें लाइन में लगा के मार दो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं। अरे भाई आप उनको माहौल दीजिए कि हम आपको ऐसे प्रशिक्षण देंगे, आपको कारोबार की सुरक्षा देंगे। जब जिस देश में हम पैदा हो गए हैं वो कम है या ज़्यादा है तो व्यवस्था का दोष है, तो इसमें उनका क्या दोष है? जो अधिक जनसंख्या हो रही है उन बच्चों का क्या दोष है? उनको इस तरह से जलील करा जाएगा। तो मैं उन पढ़े लिखे लोगों से और देश के उन नागरिकों से और सत्ता के इस मंसूबे को समझने के लिए प्रार्थना करूंगा कि ये इनका मंसूबा ये नहीं है। मैं पहले भी लिख चुका हूं, इनका मंसूबा फिर मैं बता रहा हूं। इस देश के कई सौ साल के अतीत को आप जांच ले, जो भी किसान वर्ग से हैं उन्होंने सत्ताओं के, बादशाहों के, राजनीतिक लोगों के अराजकता के विरोध और तख्ता पलट किया है। तो वो किसान मजदूर जो जमीन को अपनी मातृभूमि अपनी माता के समान मानता है और देश की रक्षा करने में मरने को अपना मान शान मानता है, उस नस्लों के बच्चों को और इस व्यवस्था को कमजोर करना है। जैसे किसान कानून की बात आया था, वो यही था कि इनको खेती वहीं कर दो। जैसे पहले सामंतियों के पास ही जमींदार जागीरदारी थी, वो उनके किसान मजदूर उनके यहाँ गुलामी करते थे, और ऐसे सेना में जिनकी भागीदारी रही है उनको कैसे कुंद किया जाए। असली उद्देश्य ये है, ये राष्ट्रवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, ये केवल और केवल उस चंद सामंती वर्ग को मजबूत करना है। और ये साइकिल पूर्व से चली आ रही है, इससे इस देश का भूभाग घटा है, धर्म की ताकत घटी है। इसी धर्म के अनुयायियों को, जिनको मंदिर से रोका गया, पानी पीने से रोका गया, उनकी बहु बेटियों को मंदिर की दासी बना करके उनके एक वैश्या के रूप में रखा, उनके बच्चों को दासी पुत्र कहा गया और नारी का अपमान किया। ये सब इन्हीं लोगों ने किया है। कोई बाहर क्या करता है, आए यार घोंसला उनका ऐसा हुआ तो इनकी वजह से आया। उनको संरक्षण भी इन्होंने दिया है, उनको आमंत्रण भी इन्होंने दिया है। तो मेरे देश के नागरिकों, आप जागरूक हो जाओ। ये इस तरह से अराजकता का माहौल दे करके आपको बांटते हैं। किसान मजदूर आपकी संख्या इस देश में अधिक है और ये कहते हैं, और अगर आपको लगता है जैसे आरक्षण का भी विरोध भी करते हैं, तो मैं कहता हूं कि धर्म, हिंदू धर्म के मठाधीश और महंत और जितनी भी संस्थाएं हैं उन पे 100% आरक्षण किसका है? अगर इनमें मानवता है और योग्य सभी हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो अंबेडकर इस देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वे तो ब्रह्मा के मुख से पैदा नहीं हुए थे, उनको किन लोगों ने ब्राह्मण का दर्जा दिया है? ऐसे बहुत विद्वान हैं जिन्होंने इस देश के नारी का, व्यवस्था का, जो व्यवस्था पर होते हुए अत्याचार थे उनके बदलाव कराए, उनका सम्मान बढ़ाया, आर्थिक सामाजिक स्तर सुधारा है। उनको कितनों को आपने ब्राह्मण का दर्जा दिया है? कितनों को अपनी बेटियां दे करके, जैसे मुगलों को दे करके अपनी वैभवता और अपने ज्ञान और अपनी योजनाओं को निरंतर चलाते रहे हैं? क्या कभी पहल की है? तो ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जाति धर्म क्षेत्र में आपको उलझा करके, आपके गुस्से को, आपके तनाव को आक्रोशित करके, या इस तरह की तोड़फोड़ करा करके आपको बांट करके सत्ता सुरक्षित करना और पूंजीवाद को मजबूत करना उद्देश्य है। इससे बचें, हिंसा ना करें, अहिंसक आंदोलन चलाएं। और सरकार जैसे अब समय, अगर इनकी वास्तव में रिसर्च थी तो ये 2 साल उम्र बढ़ाना, आरक्षण की अब हाँ भरना, भविष्य का सुरक्षित करने का वादे जो कर रहे हैं, अभी नीतिगत कोई वादा नहीं है, केवल समस्या को
इस समय शांत करने के लिए, और लोगों को, उन लोगों को जो अभी अंधेरे में है, उनको दिखाने के लिए कि ये लोग अराजकता हैं, ये सरकारी संपत्ति तोड़ रहे हैं, ये अच्छे नहीं हो सकते, इनके स्थान जेल है, तो वो सब बातें बना करके आपको हाशिए पर लाया जा रहा है। इस बात को समझते हुए मैं यही कहूँगा कि अपने आप को संभालें। इसलिए कहते हैं धैर्य शक्ति बहुत ज़रूरी है विपरीत परिस्थितियों में। जिन्होंने अपने मानसिक संतुलन को नियंत्रित रखा, वही व्यक्ति, वही समाज सत्ताओं को झुका सकता है।